इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.6 का पार्ट 1, जिसमें हम पहले 10 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको खत्म करेंगे बाकी के 9 क्वेश्चंस करके। तो शुरू करते हैं। ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशंस के बारे में है। आपको फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन करते करते कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं साथ के साथ उसको भी क्लैरिटी करती जाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.6। फाइंड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल y is equal to y0 या y0 e raised to kt that satisfies the stated conditions। सबसे पहले ग्रोथ मॉडल क्या होता है? ग्रोथ मॉडल या डीके मॉडल। सपोज किसी एरिया की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या है? टाइम के साथ बढ़ती जाती है, तो इसमें ग्रोथ मॉडल लगेगा। से अभी इनिशियल पॉपुलेशन है 10,000 किसी एरिया की, 10 साल के बाद वो कितनी होगी अगर 10% के रेट से वो हर साल बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ मॉडल। तो हम वही वैल्यू निकालने वाले हैं। या सपोज हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो वो पैसे 20 साल के बाद कितने हो जाएंगे, ये भी ग्रोथ मॉडल है। डीके मॉडल भी करेंगे इसमें हम। डीके मॉडल में क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टाइम के साथ कम होती जाती हैं जिनकी वैल्यू, तो उनको भी निकालने के लिए हमें डीके मॉडल यूज़ करना पड़ता है। ग्रोथ मॉडल में जो आपका के होता है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कि रेट को डिफाइन करता है। ग्रेटर देन 0 होगा और डीके मॉडल में लेस देन 0 होगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपको ठीक से समझ में आएगा कि कैसे करने हैं हमें क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल y is equal to y naught e k t। y is equal to y naught e k t that satisfies the stated conditions। y naught is equal to 5। y naught is equal to 5 का मतलब है कि जब यहाँ पे y डिफाइन करता है इनिशियल किसी भी चीज को, से पॉपुलेशन बोल लो, तो ये इनिशियल पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा है। और t यहाँ पे है टाइम, और k है कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे y नॉट 5 का मतलब है कि जब टाइम 0 था तो y की वैल्यू 5 थी, यानी कि y नॉट डिफाइन करता है 5। तो y नॉट डिफाइन करता है इनिशियल y को, यानी कि सपोज कि किसी एरिया की पॉपुलेशन इनिशियली कितनी थी, तो टाइम 0 पे वो कितनी थी, तो वो डिफाइन करता है y नॉट को। और y नॉट यहाँ पे दे रखा है 5। y ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि y नॉट इज इक्वल टू 5, जो कि रिप्रेजेंट करता है इनिशियल किसी भी चीज को। तो यहाँ पे आपको y नॉट 5 दे रखा है। ग्रोथ रेट दे रखा है 2%। 2% को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। तो दैट मीन्स आपका k है 0.02, के आ जाएगा आपका 0.02। अब हम इन वैल्यूज को इस ग्रोथ मॉडल में पुट कर देंगे ताकि हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का निकल आए। तो हम एक बार फिर से लिखते हैं y इज इक्वल टू y नॉट e रेज टू के टी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू y नॉट है आपका 5, इनिशियल y था 5, e रेज टू k है 0.02 और t, और ये आपका फाइनल आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आपका फाइनल आंसर है ये, जो कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रोथ मॉडल इसी की फॉर्म में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ और उसके बाद हम यहीं पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि एक ही पेज पे एक ही क्वेश्चन को करने का, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। यहीं पे अभी हम इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, सेम हमें ग्रोथ मॉडल लेना है। इसी का सेकंड पार्ट है y1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि व्हेन टाइम वाज 1 तो y की वैल्यू थी 1। अब हम इसको y नॉट का नाम नहीं दे सकते, टाइम 1 था तब 1 था, तो टाइम 1 था तब ये 1 था। y नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल, यानी कि जब टाइम 0 था तो y की वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पे जब टाइम 1 था तो y क्या था? 1 था।
और जब y10 इज इक्वल टू 100, मतलब कि y10 इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स कि व्हेन टाइम इज 10 तो y की वैल्यू हो जाएगी 100। तो आपको ये दो वैल्यूज दे रखे हैं जिसके बेसिस पे हमें बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम इन वैल्यू को पुट करते हैं। y जब 1 था, जब t 1 था तो y 1 था, यानी कि यहाँ पे t की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू k इंटू 1, जो कि हो जाएगा आपका k। तो तब क्या था y वाज इक्वल टू 1, और इनिशियल वैल्यू उसकी क्या थी वो हमें नहीं पता। और उसके बाद क्या है कि t की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो k इंटू 1 k हो जाएगा। अब जब टाइम 10 था, यानी कि t इज इक्वल टू 10, तो y 100 था, तो y 100 था जब टाइम 10 था, यानी k इंटू टी है, तो यहाँ पे 10 इंटू के हो जाएगा, तो 10 के हो जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे y0। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए हैं। हम इन दो इक्वेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड करेंगे, 2/1 कर लो या 1/2 कर लो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 100/1। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से किया और राइट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। y नॉट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू ई रेस टू, बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो पावर्स हैं 10 की और k, तो ये हो जाएगा 10k माइनस k, हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ई रेस टू 9k। अब ई रेस टू 9k इज इक्वल टू 100। हमें निकालनी होती है k की वैल्यू। k की वैल्यू निकालने के लिए इसको कैसे यूज करेंगे? अच्छा, दो टाइप के लॉग बेस होते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो तरह के लॉग बेस होते हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिदम और एक होता है नेचुरल लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम का जो बेस होता है वो होता है 10 और नेचुरल लॉगरिदम का बेस होता है e। आपके ये क्वेश्चंस में सारे में e ही बेस लिया गया है। आपकी बुक होगी, जो टेक्स्ट बुक होगी, उसमें पीछे जो लॉग की वैल्यूज दे रखे हैं वो 10 बेस के ऊपर दे रखे हैं। तो उसको ई बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे ये वैल्यू निकालते हैं ये सीखते हैं पहले। तो सबसे पहले तो ये है e रेज टू 9k इज इक्वल टू 100। दोनों साइड का लॉग ले लो। e और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग लिया तो e कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर रह जाएगा हमारा 9k और इधर आ जाएगा लॉग ऑफ 100। दोनों साइड का लॉग लिया तो दैट मीन्स e कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया 9k और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा लॉग 100। याद रखना ये लॉग e 100 है, मतलब कि ये लॉग ऑफ 100 है टू द बेस e। जो आपको पीछे वैल्यूज दिए होंगे वो वैल्यूज आपको दिए होंगे 10 बेस के ऊपर। जो आपकी बुक के पीछे दे रखे हैं वो 10 बेस के ऊपर है, तो उसको ई में कैसे कन्वर्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 100 का लॉग क्या होता है? 2 होता है। वो हम कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे मान लो 10 रेज टू 1 इज इक्वल टू 10 होता है। इसको हम लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? बेस को सेम ही रखते हैं और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे पावर हो जाती है आपकी 1, एक्सपोनेंट हो जाएगा आपका 1। तो log ऑफ 10 इसीलिए हम बोलते हैं क्या है? 1। इसी तरह से 10 रेज टू 2 इज इक्वल टू 100 होता है। तो log ऑफ 10 टू द बेस, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि log ऑफ 100 क्या है? 2 है। इसी तरीके से करते जाओ, 10 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1000, तो दैट मीन्स log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। हमने कुछ नहीं किया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉग फॉर्म है। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म के बारे में पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बात भी की है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉग फॉर्म है। तो एटलीस्ट जो 10 की वैल्यूज है, 10, 100, 1000, 10,000, इनको देखने के लिए हमें बुक के पीछे देखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 100 का लॉग क्या है। 100 का लॉग है, सॉरी, लॉग ऑफ 100 की वैल्यू क्या है? 2। लॉग ऑफ 100 की वैल्यू क्या है? 2। लेकिन यहाँ पे बेस है 10, हमें बेस चाहिए e। तो जब हमें 10 से e बेस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू है 2। जब भी हमें बेस 10 से e में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है
2.303 से याद रखना, जब भी हमें 10 बेस से ई में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 9 क्या आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा आपका 4.606। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.606 डिवाइडेड बाय 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.51। ये वैल्यू आ गई आपके पास, k की वैल्यू आपके पास आ गई है 0.51। तो आप इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दो, बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। ये पार्ट रेलिवेंट नहीं था, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब आगे है, मैं इसको ये जो k की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा y1 इज इक्वल टू y नॉट ई रेज टू k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.51, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मुझे y नॉट की वैल्यू चाहिए, मुझे y नॉट की वैल्यू चाहिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, ये है e रेज टू 0.51। वैसे तो 99% आपको बुक जो पेपर आएगा उसमें ये e रेज टू 0.51 की वैल्यू दे रखी होगी जब भी ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो सपोज लेट e रेज टू 0.51 इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे कि इसको वैल्यू को निकालेंगे, e रेज टू 0.51 को निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड का लॉग ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में e है, अगर लॉग लिया तो e खत्म हो जाएगा, क्योंकि e और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा 0.51, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ x। और याद रखना ये लॉग ऑफ x टू द बेस e है। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें जो बुक के पीछे दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें वो दे रखा है लॉग, जो दे रखे हैं वो वैल्यूज दे रखे हैं कॉमन बेस, यानी कि बेस 10 के ऊपर दे रखी है। 0.51 इज इक्वल टू, हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल आएगी। अब हम इस 2.303 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x टू द बेस 10। इनको निकालने के बाद इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 0.2215। अब जस्ट आपको ये देखना है कि 0.225 जो है ये log है, log ऑफ x है। तो अगर हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 0.2215 का एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो x निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे। आई होप आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना आता है। अगर नहीं आता तो मेरे चैनल पे ये वाला वीडियो है छोटा सा कि कैसे लॉग टेबल को रीड करना है और कैसे एंटी लॉग निकालना है। तो इसका एंटी लॉग हो जाएगा आपका, एंटी लॉग हो जाएगा आपका 1.665। ये हो गया आपका 1.665। इसको इस इक्वेशन नंबर 4 पे पुट कर दो। तो 1 इज इक्वल टू वाई नॉट इंटू 1.665 है, तो वाई नॉट आ जाएगा 1/1.665, जो कि हमें वैल्यू देगा वाई नॉट की, जो कि होगी 0.6। अब हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू आ गई है, हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। तो हम इन दोनों को अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में फीड कर लेंगे, वहां पे पुट कर देंगे, तो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल आ जाएगा, जो कि है y इज इक्वल टू वाई नॉट। वाई नॉट की जगह पे लिख दोगे 0.6, और उसके बाद है e रेज टू k की जगह पे 0.51 एंड t, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। Surface area of a balloon being inflated changes at a constant rate। एक बलून है जिसका सरफेस एरिया एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसको हम इन्फ्लेट कर रहे हैं, उसको हम फुला रहे हैं, तो वो बढ़ते जा रहा है सरफेस एरिया। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स इट इज 5 यूनिट्स। जैसे जैसे वो इन्फ्लेट हो रहा है उसका रेडियस बढ़ते जा रहा है,
पहले था इनिशियली था 3 यूनिट्स था, 2 सेकेंड के बाद 5 यूनिट्स हो गया। फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स, t सेकेंड्स के बाद कितना वो हो जाएगा रेडियस। सरफेस एरिया, एक बलून जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मान लो कि हमने उसको डिनोट किया है एस से, रेडियस को हमने डिनोट किया है आर से, और टाइम तो आपको दे ही रखा है कि टी सेकेंड्स है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अब ये क्या हो रहा है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो है बैलून का सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है। ठीक है, टाइम के बढ़ने के साथ वो बढ़ते जा रहा है क्योंकि हम उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर हम सरफेस एरिया को डिनोट करते हैं एस से, तो डी एस अपॉन डी टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ते जा रहा है। जब एक्स के बढ़ने के साथ वाई बढ़ता है, जब एक्स के कम होने के साथ वाई कम होता है, तो दैट मीन्स वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हमने वैल्यू लेनी है के की पॉजिटिव। और अगर x के बढ़ने से y कम होता है, आगे वाले क्वेश्चंस में होगा x के कम होने से y बढ़ता है, यानी इनवर्स चेंज आता है, तो हमने k की वैल्यू लेनी है नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ सरफेस एरिया उसका बढ़ते जा रहा है, तो हम k की वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव। चेंजेस लिख रखा है तो दैट मीन्स वो चेंज हो रहा है, अब वो फूल रहा है तो दैट मीन्स टाइम के साथ साथ वो बढ़ रहा है। तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब याद रखना सरफेस एरिया की फॉर्मूला में होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया डिपेंड करता है आर के ऊपर। आर जैसे जैसे बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, टाइम के बढ़ने के साथ आर बढ़ेगा, आर के बढ़ने के साथ सरफेस एरिया बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे डी एस इज डिपेंडेंट अपॉन डी आर एंड डी आर इज डिपेंडेंट अपॉन डी टी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, डी आर कैंसिल होकर डी एस अपॉन डी टी हो जाता है, तो ds डिपेंडेंट अपॉन dr एंड dr इज डिपेंडेंट अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब हमें क्या करना है, इसको dt को इधर ले आओ, तो k dt इधर ले जाओ और यहाँ पे आ जाएगा ds अपॉन dr। ds अपॉन dr क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू r। तो 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8 पाई आर, 8 पाई आर, और dr तो साथ में लगा ही हुआ है। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 8 पाई आर डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। के को आप बाहर लेना क्योंकि कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, तो अब 8 पाई आर का इंटीग्रेशन करेंगे, आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, 8 पाई कांस्टेंट पार्ट है, आर का आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका के, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, इसका मतलब है के इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, 1 dt मतलब के, और dt है t वेरिएबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस सी, के टी प्लस सी। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक ही साइड पे हम c लगाते हैं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इस इक्वेशन को हमें ध्यान से साइड पे रखना है, इस इक्वेशन को साइड पे रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं। इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट्स, इनिशियली का मतलब क्या होता है, व्हेन टाइम वाज 0 तो रेडियस वाज 3। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 4 पाई आर स्क्वायर, तो इनिशियली कितना था, 3 था, कब, जब टाइम 0 था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 3 से 9, 36 पाई इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू हमारे पास निकल गई है 36 पाई। आपको इन क्वेश्चंस में पहले सी की वैल्यू निकालनी है, फिर के की वैल्यू निकालनी है। कई बार ऐसा होगा कि के की वैल्यू दी होगी तो आपको टी की वैल्यू निकालनी होगी, तो सबसे पहले हमने सी की वैल्यू निकाली, 36 पाई आ गया। अब हमें निकालनी है के की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम यहाँ पे फिर से पुट करते हैं, क्योंकि दूसरा क्या दे रखा है, आफ्टर 2 सेकेंड्स टाइम इज 5, रेडियस इज 5 यूनिट्स, यानी कि जब 2 सेकेंड हो गए तो रेडियस कितना हो गया, 5 यूनिट्स हो गया। फिर से इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, 4 पाई 5 स्क्वायर आर की जगह पे के इंटू 2 प्लस सी की वैल्यू है क्या है, 36 पाई,
यहाँ पे आ गया 100 पाई इज इक्वल टू 2k प्लस 36 पाई। तो 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 पाई में से 36 पाई को कैंसिल माइनस कर दो 64 पाई, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32 पाई। तो इन क्वेश्चंस में आपको पहले c निकालना है फिर k निकालना है, k गिवन है तो t निकालना है। तो 32 पाई आ गई आपके पास ये वाली वैल्यू। अब पूछा गया कि फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स, से मेन इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। आपको पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर अभी आपको पूछा है कि टी टाइम के बाद कितना होगा। के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 32 पाई टी प्लस और सी की वैल्यू पुट कर दो जो कि है 36 पाई। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 4 पाई को कॉमन ले लो, अंदर रह गया हमारे पास 8 टी प्लस 9। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8t प्लस 9। तो आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 8t प्लस 9 और यही आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन थर्ड है, surface area of a balloon being inflated changes at a rate proportional to time। तो फिर से सरफेस एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम, इन्फ्लेट कर रहे हैं उसको फुला रहे हैं और वो बढ़ते जा रहा है यानी कि प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर हम सरफेस एरिया को एस मानते हैं तो डी एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। प्रोपोर्शनल टू टाइम वो बढ़ रहा है, टाइम के बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो के क्या है आपका पॉजिटिव, के रहेगा पॉजिटिव। आपको याद होगा साइंस में आप करते होंगे कि 9th-10th में कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसको इज इक्वल टू के में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी। अब सरफेस एरिया एक्चुअली डिपेंड करता है आर के ऊपर, तो डी एस अपॉन डी आर, और डी आर डिपेंड करता है टी के ऊपर क्योंकि रेडियस बढ़ेगा टाइम के बढ़ने के साथ और रेडियस के बढ़ने के साथ साथ ही सरफेस एरिया बढ़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आगे हमें दे रखा है इफ इनिशियली रेडियस इज 1 यूनिट एंड आफ्टर 1 सेकेंड इट इज 3 यूनिट्स। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, डी एस अपॉन डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी। इस डी टी को हम इधर ले आते हैं तो डी एस अपॉन डी आर और के टी और डी टी को इधर ले आते हैं। डी एस अपॉन डी आर का मतलब है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। 4 पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 8 पाई आर, डी आर को एज इट इज रहने दो, के टी डी टी। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो तो 8 पाई आर स्क्वायर का आर का आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 और इधर आ जाएगा के कांस्टेंट है, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में सी, ये 2 और ये 4 आ जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आ गई हमारे पास मेन इक्वेशन जो कि है इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसी इक्वेशन को याद रखना, इनिशियली रेडियस इज 1 यूनिट, तो दैट मीन्स जब टाइम 0 था तो रेडियस कितना था 1। तो वैल्यूज पुट करेंगे 1 और के 0 पुट कर देंगे टी की जगह पे अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 पाई। उसके बाद है हम आगे क्या दे रखा है आफ्टर 1 सेकेंड इट इज 3 यूनिट्स। तो व्हेन टाइम इज 1 तो रेडियस कितना है 3 यूनिट्स है। तो हम फिर से मेन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू के टी की जगह पे 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी की वैल्यू है 4 पाई। यहाँ पे आ गया आपके पास 36 पाई आ जाएगा और ये 4 पाई को भी इधर ले जाओ माइनस 4 पाई इज इक्वल टू के अपॉन 2। ये आ गया आपके पास 32 पाई इज इक्वल टू के अपॉन 2। यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी
32 पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 पाई। तो ये आ गए हमारे पास दूसरी वैल्यू। आगे पूछा है फाइंड इट्स वैल्यू फाइंड इट्स रेडियस आफ्टर टाइम t। तो फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान में रखो, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह पे 64 पाई और t हमें नहीं पता, वही पूछा है टाइम t पे अपॉन 2 प्लस c की जगह पे 4 पाई। ये कैंसिल हो गया, आ गया 32 पाई। यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 32 पाई टी स्क्वायर प्लस 4 पाई। यहाँ से 4 पाई को कैंसिल कॉमन ले लो, यहाँ पे रह जाएगा 8 टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टी स्क्वायर प्लस 1। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A population grows at the rate of 2% per year। 2% पर ईयर के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। सपोज हम पॉपुलेशन को लेते हैं p और टाइम को लेते हैं t, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2%। 2% यानी 2/100 किसका, पॉपुलेशन का, यानी कि ऑफ p। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 1/50 इंटू p। ये p को हम इधर ले जाते हैं क्योंकि dp और pp और dp और ये p को एक साथ करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो p को इधर लेके जाएंगे तो 1/p dp इज इक्वल टू 1/50 dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे इधर का हो जाएगा log। जब भी वेरिएबल की वैल्यू -1 होती है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है log, तो log p। यहाँ पे हमें मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। मॉड साइन हम log के साथ कब लगाते हैं, जब उसको हमें पॉजिटिव करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन पता है पॉजिटिव है, तो 1/50 t प्लस c। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। पूछा है कि पॉपुलेशन अपने आप की डबल कब हो जाएगी। तो इनिशियली कितनी थी, अब हमें दे नहीं रखा, हम उसको मान लेते हैं कि लेट एट टाइम 0, यानी कि इनिशियली जो पॉपुलेशन थी सपोज वो थी p0, p0 या p0। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं इनिशियली मतलब टाइम 0 पे, यानी 1/50 इंटू 0 प्लस c। तो कितनी थी वो, p0 थी, वो p0 थी। यहाँ पे आ जाएगा log p0 इज इक्वल टू c। हमारे पास c की वैल्यू आ गई है log p0। कब अपने आप को डबल कर लेगी, यानी कि कब t कब होगा, t क्वेश्चन मार्क, डबल कर लेगी यानी पहले थी log p0, अभी कितनी हो जाएगी, log 2 log p0 कब हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे log 2 log p0 नहीं, log 2 p0, p0 का डबल log 2 p0 हो जाएगी। तो वो हमें देखना है, हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं कि ये कब हो जाएगी। तो 1/50 इंटू टी कब होगी, प्लस c की वैल्यू आपकी log p0। इसको इधर ले जाते हैं log p0 को, यहाँ पे आके हो जाएगा ये log p0 इज इक्वल टू 1/50 t। ये हो गया log a माइनस log b। log a माइनस log b का वैल्यू होती है log a अपॉन b। तो ये हो जाएगा आपका log 2 p0 अपॉन p0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा t अपॉन 50 कैंसिल, तो t आ जाएगा आपका 50 को इधर ले जाओ 50 log 2। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, सपोज अ पॉपुलेशन ग्रोज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द टाइम टू द नंबर प्रेजेंट। सपोज कि एक एरिया की पॉपुलेशन ग्रो करती है जो कि प्रोपोर्शनल है उसी के, मतलब पॉपुलेशन के ही प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम डी पी मानते हैं पॉपुलेशन को, टाइम को टी मानते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू टी। अब टाइम के साथ बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो के क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू kp।
इस p को इधर ले आते हैं तो dp 1/p कर लेते हैं और इधर k dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log p इज इक्वल टू kt प्लस c। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डबल्स इन 25 ईयर्स, डबल हो जाती है तो इनिशियली कितनी थी अभी ये नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं कि लेट एट द टाइम 0 पॉपुलेशन वॉज पी नॉट थी, तो यहाँ पे k t की जगह पे 0 प्लस c, और कितनी थी पॉपुलेशन 0 टाइम पे p नॉट थी, तो log p नॉट इज इक्वल टू c। यह बन गई हमारे पास c की वैल्यू। अब ये 25 ईयर्स के में ये अपने आप को डबल कर लेती है, यानी कि जब टाइम इज 25 तो पॉपुलेशन कितनी हो जाती है डबल, यानी कि 2p नॉट हो जाती है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में log 2p नॉट इज इक्वल टू k 25 प्लस c जो कि है log p नॉट, इसको इधर ले जाओ माइनस log p नॉट इज इक्वल टू 25k, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो ये हो गया कैंसल 25k, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/25। नहीं आगे पूछा है कुछ तो, एक मिनट, यहाँ से तो हमारे पास k की, हाँ ठीक है, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1/25 log 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। पूछा क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ट्रिपल, कितने टाइम में वो ट्रिपल हो जाएगी, कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 3p नॉट कब हो जाएगी, व्हेन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 3p नॉट कब हो जाएगी। मेन इक्वेशन है kt प्लस c, k की वैल्यू हमें पता है अभी 1/25 log t, कब हो जाएगी ये नहीं पता, तो t प्लस c की वैल्यू भी पता है हमारे पास log p नॉट है। अब log p नॉट को इधर ले जाओ, log 3p नॉट माइनस log p नॉट इज इक्वल टू 1/25 log t, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, यानी कि 3p नॉट अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 1/25 log 2, और एक मिनट t ये कट गया आपस में, तो t क्या हो जाएगा हमारा, इस पहले 25 को इधर ले जाओ, 25 log 3 इधर है आपका, एक मिनट प्रॉपर लिख लेते हैं पहले, log 2 t को इधर रखते हैं अभी, अब log 2 को भी इधर ले जाते हैं, तो 25 log 3 अपॉन log t, तो इतने टाइम में पॉपुलेशन अपने आप का ट्रिपल हो जाएगी। नेक्स्ट है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at the rate of r% per year, तो एक बैंक है जहाँ पे प्रिंसिपल है सपोज p जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, तो समझो डी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एट द रेट ऑफ मतलब टाइम के साथ साथ वो बढ़ते जा रहा है, r% किसका, ऑफ p, मतलब dp अपॉन dt इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू p, p को इधर ले जाओ 1/p dp इज इक्वल टू r अपॉन 100 और dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log p इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास r अपॉन 100 t प्लस c, ये बन गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, r की वैल्यू निकालो अगर 100 रुपीज मतलब शुरू की वैल्यू है 100, अपने आप को डबल कर लेती है 10 ईयर्स में, यानी कि शुरू की वैल्यू क्या है, when टाइम इज 0 तो t इज इक्वल टू 100, तो पहले तो ये पुट कर देते, तो when टाइम इज 0 यानी कि t की जगह पे 0 प्लस c, तो वैल्यू कितनी है p की जगह पे 100, तो log 100 इज इक्वल टू c, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, c की वैल्यू। अब है डबल कर लेती है 10 ईयर्स में, यानी कि when टाइम इज इक्वल टू 10 तो p कितना हो जाता है 200 हो जाता है डबल, तो अब हम इसको फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, log
200 इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू 10 प्लस c कितना है आपका log 100, ये हो गया कैंसल। log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r अपॉन 10। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, r अपॉन 10। तो r कितना हो जाएगा, अभी ना आपको आंसर जो दे रखा है वो प्रॉपर दे रखा है, ऐसे 10 log 2 नहीं दे रखा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे निकलेगा। log 2 मतलब log ऑफ 2 टू द बेस e r अपॉन 10। जब भी हमें इसको निकालना है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है log ऑफ 2 टू द बेस 10 r अपॉन 100। आपको जो पीछे वैल्यू दे रखी है log ऑफ 2 की, आपकी बुक के पीछे वो दे रखी होगी 3 ये आपको दे रखी है 0.3010 इज इक्वल टू r अपॉन 10। तो ये आपका आ जाएगा 0.6931 आ जाएगा आपका। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.6931 इंटू 10। वैसे मेरी सजेशन है कि आप ना ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है log ऑफ 2 टू द बेस e हमेशा याद रखो 0.6931 है, याद रखो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आएगी। तो अगर आपको नहीं भी दे रखा, एक्चुअली दे रखा था, ये दे रखा था, सॉरी मैंने देखा नहीं, दे रखा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ये तरीका अपना सकते हो अगर आपको log मिल जाए तो। आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। 7th है, in a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year. An amount of 1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? आपको e की वैल्यू दे रखी है अभी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, यानी टाइम के बढ़ने के साथ प्रिंसिपल बढ़ रहा है, तो के होगा हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को हम लेते हैं p से, dp अपॉन dt, क्योंकि टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%। 5% किसका, प्रिंसिपल का। तो ये हो जाएगा आपका dp अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 20p। p को इधर ले आओ, 1 अपॉन p dp इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, log p इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 t प्लस c, ये बन गए हमारी इक्वेशन नंबर 1। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, मतलब शुरुआत में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए गए, तो मतलब व्हेन टाइम इज 0 तो p इज इक्वल टू 1000। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 1 अपॉन 20 t वाज 0, तो ये कितना था 1000, तो log 1000 इज इक्वल टू c, ये बन गए हमारे पास c की वैल्यू। अब पूछा क्या है कि हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि जब t 10 है तो p कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, कितना हो जाएगा ये। तो t की वैल्यू आपको दे रखी है कि 10 साल, तो 10 सालों को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 10 साल को हम यहाँ पे पुट करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं फिर से कि कितना हो जाएगा। तो log p कितना, ये नहीं हमें पता, 1 अपॉन 20, और t कितना आपको दे रखा है 10 प्लस c की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, log 1000 है, ये कट गया यहाँ से, log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आ गया। अब हमारे पास ये log a माइनस log b है, तो ये क्या हो जाएगा log a अपॉन b, यानी कि p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 0.5, हमें वैल्यू दे रखी है e की 0.5, इसको यूज करते हैं।
दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, या फिर लॉग को कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे, ई लेंगे दोनों साइड का, तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा p अपॉन 1000 और यहाँ पे आ जाएगा e 0.5। दूसरी तरीके से आप देख लो तो मान लो कि ये है आपका 2 रेज टू log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, बेस सेम रखो, ये वाली पावर लो, इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से इसका बेस है e, बेस को सेम रखा, यानी कि ये पावर 0.5 लिया, इज इक्वल टू ये आर्ग्यूमेंट आ गया आपके पास। ये वैल्यू आपको दे रखी है 1.648 p अपॉन 1000, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.648 इंटू 1000, तो p विल बी 1648, यानी कि 10 सालों के बाद वो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1648 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। तो बैक्टीरिया काउंट इनिशियली है 1 लाख किसी चीज का, नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 years। 2 घंटे में बैक्टीरिया बढ़ के 10% हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का काउंट बहुत जल्दी से बढ़ता है, तो 2 घंटे में 10% से बढ़ जाए। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, कितने घंटों में ये बढ़ के 2 लाख हो जाएगा। If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट। अब याद रखना टाइम के बढ़ने के साथ बैक्टीरिया बढ़ते जा रहा है, तो k इज पॉजिटिव। बैक्टीरिया को अगर हम d से मानते हैं तो dB अपॉन dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते जा रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे k, जो कि है पॉजिटिव, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ते जा रहा है, तो k इज पॉजिटिव। यहाँ पे आ गया k b, b को इधर ले आओ, k dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा log b इज इक्वल टू k t प्लस c। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इनिशियली काउंट क्या था बैक्टीरिया का 1 लाख, यानी कि जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया कितना था 1 लाख, तो उसको यहाँ पे पुट करते ताकि c निकल जाए। तो कितना था 1 लाख था जब टाइम कितना था 0 था, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 1 लाख, log 1 लाख। लिखा है कि नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours, यानी कि जब टाइम 2 हो जाता है तो ये बढ़ के कितना हो जाता है 10% से बढ़ जाता है, यानी कि 1 लाख प्लस 1 लाख का ही 10% कितना बढ़ जाता है, तो 1 लाख प्लस 10,000 बढ़ के कितना हो जाता है 1,10,000 हो जाता है। तो जब 2 घंटे होते हैं तो बैक्टीरिया का काउंट हो जाता है 1,10,000, यानी कि log 1,10,000 कब हो जाता है जब बैक्टीरिया 2 घंटे में, यानी k इंटू 2 प्लस c की वैल्यू लिख देंगे log 1 लाख। अब इसको इधर ले जाओ, log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू 2k। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, यानी कि 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 2k। 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब हमारे पास आ गया log 11, एक मिनट t नहीं लिखा ना इधर, t पूछा है, t ही तो पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं t पूछा नहीं है, यहाँ पे t बताया है कि 2 घंटे में, तो t हमने पुट कर दिया था 2k। ओके, तो log 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2k, तो दैट मीन्स k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10। ये आ गए हमारे पास k की वैल्यू, c की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। पूछा ये है कि कितने घंटे में 2 लाख हो जाएगा, यानी कि 2 लाख कब हो जाएगा, व्हेन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, कब होगा, तो हम इसको पुट करते हैं log 2 लाख कब होगा, यानी कि k इंटू टी, k की वैल्यू हमें दे रखी है, अभी निकाल लिया हमने, तो हम पुट कर लेते हैं t
और प्लस सी कितना है log 1 लाख। इस log 1 लाख को इधर ले जाओ, log 2 लाख माइनस log 1 लाख, तो log 2 लाख अपॉन 1 लाख। यहाँ पे जगह कम रह जाएगी तो मैं यहीं पे इसको डिवाइड कर रही हूँ, 1/2 log 11/10 t। मैं यहाँ पे अगेन इसको लिख रही हूँ 1/2 log 11/10 t इज इक्वल टू log 2। पहले इस 2 को इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो log 11/2 10 t, 2 को इधर ले जाओ, 2 log 2 हो गया। अब ये log 11/10 को इधर ले जाओ, तो 2 log 2 अपॉन log 11/10, और यही आपका आंसर लॉग में। आपको वैल्यूज ना दे, आपको लॉग टेबल्स ना दे, तो आप लॉग में अपना आंसर दे देना, आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है amount of oil pumped from one of the wells decreases at the continuous rate of 10% per year। शुरुआत में हमने बात की थी ग्रोथ एंड डीके मॉडल की, तो ये डीके मॉडल है, क्योंकि आप टाइम के साथ साथ जो ऑयल वेल है वो कम होते जा रहे हैं, ऑयल कम होता जा रहा है, क्योंकि ऑयल को निकाल दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, जिससे वो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे डीके मॉडल लगेगा। टाइम के बढ़ने के साथ ऑयल कम हो रहा है, तो दैट मीन्स के विल बी माइनस। तो अमाउंट ऑफ ऑयल pumped from one of the wells decreases at the continuous rate of 10% per year। तो इसको बनाते हैं, सपोज ऑयल है, मैं ऑयल को n मान रही हूँ, क्योंकि ओ थोड़ा सा जीरो से जैसा लगता है तो फिर वो कंफ्यूजिंग ना हो जाए, तो ऑयल को मैं यहाँ पे n मान रही हूँ, टाइम है t, तो dn/dt इज इक्वल टू 10%। अभी 10% क्या होगा, -10%, क्योंकि ये ग्रोथ डीके मॉडल, सॉरी डीके मॉडल है। डीके मॉडल में क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेज टू माइनस के टी, ये होता है। ग्रोथ मॉडल में वो k था, डीके में वो माइनस के हो जाता है, तो -10%। -10% किसका, n का, यहाँ पे आ जाएगा dn/dt इज इक्वल टू -10/100 ऑफ n। n को इधर ले जाओ, 0 0 कैंसिल, 1/n dn इज इक्वल टू -1/10 dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log n इज इक्वल टू -1/10 t प्लस c। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। When will the well's output fall to 1/4 of its present value? यानी अभी जितना ऑयल पड़ा हुआ है उसका 1/4 कब रह जाएगा। अब आपको नहीं दे रखा कि शुरुआत में कितना है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि when time is 0 oil is n0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे log n0 when time is 0, यानी कि -1/10 t की जगह पे 0 इज इक्वल टू c। तो log n0 इज इक्वल टू c, हमारे पास c की वैल्यू आ गई log n0। अब ये 1/4 कब रह जाएगा वो हमें निकालना है। 1/4 कब रह जाएगा, यानी कि 1/4 n0 कब रह जाएगा, कब, when, ठीक है, when time is equal to what, कौन से टाइम पे ये 1/4 n0 रह जाएगा। हम उसको पुट करते हैं, log 1/4 n0 कब, अभी यहाँ पे हमें k दे रखा है ऑलरेडी -1/10, -1/10 कब रह जाएगा, यानी कि t प्लस c क्या आपका log n0। यहाँ पे करेंगे log 1/4 n0 माइनस log n0 इज इक्वल टू -1/10 t। log a माइनस log b मतलब log a अपॉन b, ये कट गया, -1/10 t। log 1/4 यानी कि log 1 माइनस log 4 इज इक्वल टू -1/10 t। log 1 होता है 0, मैंने शुरू में बताया था आपको, शुरू वाले क्वेश्चन में, तो 0 होता है, तो 0 माइनस log 4 यानी कि -log 4 इज इक्वल टू -1/10 t। माइनस माइनस हो गया आपका कैंसर। log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 लिख सकते हो 1/10 t। एक प्रॉपर्टी होती है log की, जैसे x3 है तो हम इसको 3 log x कर सकते हैं, या 3 log x है तो x3 कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 log 2 इज इक्वल टू 1/10t। 1/10t है, हमें t निकालना है कि कब वो अपना फोर्थ रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, तो हम t निकालते हैं। वैसे तो लॉग में आंसर दे सकते हो, यहाँ पे 1/10 को इधर ले जाओ, 2 log 2 की निकाल दो वैल्यू। बट अब क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर जो है आपका नंबर्स में दे रखा है, तो मैं उसी में निकाल दूँ। मैंने पीछे ही आपसे बात की थी कि आप log ऑफ 2 टू द बेस 2 की वैल्यू याद ही रखो, और मैंने आपको निकालना भी सिखाया था पिछले किसी क्वेश्चन में अभी ही, तो मैं उसको सीधे सीधे पुट कर रही हूँ। 0.6931 इज इक्वल टू 0.01t, ये हो जाएगा आपका। t को इधर रखो, 2 इंटू 0.6931 अपॉन 0.01, क्योंकि आपको कैलकुलेशन खुद से करने हैं, डेसिमल हटा दिया करो। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, डेसिमल हटाया, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे उतने जीरो डाल दिए। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 किया, और इधर 2 जीरो डाल दिए, ये हो गया आपका। यहाँ पे आ जाएगा आपका 13862 अपॉन 100 इज इक्वल टू टी। तो दैट मीन्स टाइम आ जाएगा आपके पास 13.68 समथिंग ईयर्स, क्योंकि ईयर्स की बात हो रही है तो ईयर्स। तो ये था हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के, जो कि है 10th। A cup of tea with temperature 95 degrees Celsius is placed in a room with a constant temperature of 21 degree Celsius। तो आपको एक चीज का तो आइडिया होगा कि जैसे मान लो कि हमारी बॉडी गर्म है या चाय गर्म है, आसपास ठंडा है, सराउंडिंग्स उसके ठंडे हैं, तो चाय ठंडी हो जाएगी। मतलब सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो भी आपने चीज बनाई है वो ठंडी हो जाए कि गर्म हो जाए। सपोज सराउंडिंग्स हॉट एंड गर्म है, तो कोई चीज ठंडी है तो वो गर्म हो जाएगी, और सराउंडिंग्स ठंडी है उस चीज के कंपैरिजन में, तो वो चीज भी ठंडी हो जाएगी। यानी टेम्परेचर डिपेंड करता है सराउंडिंग्स के ऊपर। मान लो कि हम यहाँ पे टी की बात कर रहे हैं। अ कप ऑफ टी with temperature of 95 degree Celsius is placed in a room with a constant temperature of 21 degree Celsius। एक चाय का कप है जिसका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस, उसको एक रूम में रखा है जिसका टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे सराउंडिंग्स के ऊपर आपका टेम्परेचर कम हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे सपोज कि हमने जो भी चीज है उसका टेम्परेचर ले लेना है टी, मान लो कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया है लेट टेम्परेचर ऑफ टी इज इक्वल टू टी, और मैंने सराउंडिंग्स का टेम्परेचर लिया है ए, ठीक है, आप एस भी रख सकते हो। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर मैंने लिया है ए। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए, चाहे सराउंडिंग्स हॉट है या सराउंडिंग्स आसपास का माहौल ठंडा है, तो आपको लगाना है -k T-A। मैंने यहाँ पे -k क्यों लगाया, उसका एक लॉजिक है जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो कि ये टेम्परेचर था इसका 95, आसपास का था 21। अब वो क्या है, कितना ये ज्यादा है ये कम है, मतलब कि ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि -k टाइम के बढ़ने के साथ साथ कम हो जाएगा, उल्टा रिवर्स चल रहा है, ठीक है। और अगर कोई चीज ठंडी है, सपोज किसी चीज का टेम्परेचर है 10 और आसपास की सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है ज्यादा, तो वो गर्म हो जाएगा, यानी कि वो फिर से -k हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चीज का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग से ज्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि विद टाइम वो उल्टा चलेगा, इसीलिए -k, इसीलिए -k। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इधर थोड़ा सा लिख देती हूँ क्योंकि फिर स्पेस कम रह जाता है। तो हम लिख रहे हैं dt, t का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू हमेशा -k इन वाले क्वेश्चंस में। तो t - a आपको दे रखा है 21 जो कि कांस्टेंट है, तो हमें इसको चेंज तो करना नहीं है, तो इसीलिए इसको 21 रखते हैं। t का टेम्परेचर मैंने क्यों t रखा है, 95 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये चेंज होते जाएगा कुछ कुछ पॉइंट के बाद। अभी हमें क्योंकि मेन इक्वेशन बनानी है तो मैं इसको t ही रख रही हूँ,
21 क्योंकि कांस्टेंट है वो हमेशा 21 रहेगा, तो इसलिए उसको 21। अब हम इस t माइनस 21 को इधर ले जाएंगे क्योंकि ये हमारे वेरिएबल t के साथ मैच करता है, तो 1/t माइनस 21 सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, और इस माइनस के dt को इधर ले जाते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log t माइनस 21। पीछे हम क्या कर रहे थे, p जो भी था उसके साथ log लिख रहे थे, मॉड साइन नहीं लगा रहे थे क्योंकि हमें पता था कि पॉपुलेशन पॉजिटिव है, बैक्टीरिया पॉजिटिव है। यहाँ पे t माइनस 21 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता नहीं, लेकिन log नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मुझे इसको इसमें रखना पड़ेगा, मॉड साइन में रखना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। इनिशियली उसका टेम्परेचर था 95, यानी कि व्हेन टाइम वाज 0, तो टेम्परेचर था आपका 95। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, माइनस के टी, टी क्या आपका 0 प्लस सी इज इक्वल टू लॉग, अब यहाँ पे 95 पुट कर दो, तो 95 माइनस 21, तो ये हो जाएगा आपका 74। अब क्योंकि 74 पॉजिटिव है तो मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो 0 प्लस सी यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log 74, और हमारा फर्स्ट स्टेप वही होता है सी की वैल्यू निकालना, तो सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। आगे आपको दे रखा है कि हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 51 डिग्री सेल्सियस, तो 51 डिग्री सेल्सियस कब पहुंचेगा टी का टेम्परेचर, कब, यानी कि टाइम क्या होगा, इफ इट कूल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। पहले तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है गिवन कि 1 मिनट में वो 85 डिग्री हो जाता है, इसको यूज करके हम के की भी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कि 51 डिग्री कब पहुंचेगा। पहले लिखा है कि अगर ये 85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 1 मिनट के अंदर, तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1, तो टेम्परेचर कितना हो जाता है 85 हो जाता है, तो इसको पुट करते हैं मेन इक्वेशन में, log t माइनस 21 यानी कि 85 माइनस 21 इज इक्वल टू कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 की जगह पे, t की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप 1 प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे log 74, ये आ गया आपके पास log 64, ये 74 को इधर ले जाओ, माइनस log 74 इज इक्वल टू माइनस के, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो ये बन जाएगा आपका 64 अपॉन 74 इज इक्वल टू माइनस के। अब क्या है कि मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इसको लेके आ रही हूँ ताकि मैं इसकी e की वैल्यू निकाल सकूँ, जो कि मैंने आपको याद है फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाई थी, फिर से सीखते हैं इसको। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, 64 अपॉन 74 आर्ग्यूमेंट e बेस को इधर रेज टू माइनस के, चाहे तो आप उल्टा भी कर सकते थे, e रेज टू माइनस के को इधर ले जाते, यानी कि 74 अपॉन 64 इज इक्वल टू e रेज टू के, क्योंकि 1 अपॉन e रेज टू के हो गया ना, ये e रेज टू माइनस के क्या होता है 1 अपॉन e रेज टू के। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे किया, ये है 1 अपॉन e रेज टू के, तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, e रेज टू के इज इक्वल टू 74 अपॉन 60, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हालांकि मैंने निकालनी सिखाई थी बट मैं स्टिल एक बार फिर से सिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है, कि ये है आपका e रेज टू के, दोनों साइड का log ले लो, log लिया तो इधर क्या आ जाएगा k, तो यहाँ पे आ जाएगा log 74 माइनस 74 अपॉन 64, यानी कि log 74 माइनस log 64, तो ये होता है ई बेस। हमें पीछे जो वैल्यूज दे रखे होते हैं वो दे रखे होते हैं आपको 10 बेस के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, हम 2.303 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं इसको बाहर ही रख रही हूँ, और 74 और 64 का जो लॉग है मैं आपकी बुक के पीछे से दे रही हूँ, देख रही हूँ, आई होप आपको भी दिया ही होगा लॉग, तो मैं वहां से देख रही हूँ। 74 का लॉग होता है 1.54
95। आई होप आपको देखना आता है ये, और नहीं आता तो आप मेरे वीडियो से 1 मिनट, गलत हो गया ये तो एंटी लॉग है, तो आप मेरे वीडियो से वो देख सकते हो, आप किसी भी वीडियो से देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं वीडियोस ऐसे जिसमें लॉग देखना सिखाते हैं। तो 74 का है 1.8692 माइनस, और 64 का है 8062, 1.8062। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू है दूसरे तरीके से करते हैं इसको, ईके के हिसाब से ईके की वैल्यू निकालते हैं। 74/64 को हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा इजी और पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे आया था हमारे पास e रेज टू माइनस के इज इक्वल टू 64/74, या फिर e रेज टू के इज इक्वल टू 74/64। मैं इसी को ना एंटी लॉग, फिर बहुत इजी हो जाएगा, 74 डिवाइडेड बाय 64 करती हूँ, तो ये आ जाएगा 1.156। अब के की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड का लॉग ले लो, e कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर रह जाएगा log ऑफ e, log ऑफ 1.156 टू द बेस e। इसको अगर टू द बेस 10 करना है तो आप 2.303 से कर दोगे मल्टीप्लाई, 2.303 इंटू 1.156 टू द बेस 10 कर दोगे तो k की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से आप 11 के सामने 5 के नीचे और 6 के नीचे वैल्यू देखेंगे। या फिर 1.156 यानी 11 के सामने ये है आपका 5 के नीचे वैल्यू 0607, और उसके बाद 6 के नीचे वैल्यू है 22, तो ये बन जाएगा 0629, यानी कि 0.0269, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको ना भी ऐसे ही छोड़ो, उसका लॉजिक अभी आपको पता चलेगा, अभी मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि आपको तो वैसे भी मैनुअली करना है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ो, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमसे पूछा क्या है कि कब ये 51 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, यानी कि लॉग हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 51 माइनस 21, तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं सीधे कर रही हूँ log 30 इज इक्वल टू, तो ये है k की वैल्यू, k की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, k की वैल्यू है माइनस k, माइनस लगा देना साथ, तो माइनस 0.0629 इंटू 2.303, या तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, t प्लस log 74 जो कि है c की वैल्यू। अब यहाँ पे log 30 माइनस log 74, यानी कि log a माइनस log b, log a अपॉन b हो गया, 30/74 हो गया, और यहाँ पे माइनस 0.02629 इंटू 2.303 रख दो, क्योंकि यहाँ पे फिर से वैल्यू हम करने ही वाले हैं ये सब। log 30/74, तो मैं इसको फिर से log 30 माइनस log 74 लिख रही हूँ, और इधर सेम वैल्यू 0.0629 इंटू 2.303 इंटू टी,
log 30, ये जो आपको वैल्यूज दे रखे होंगे पीछे वो 10 बेस से दे रखे होंगे, तो आपको 2.303 से तो करना ही है इनको मल्टीप्लाई। इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि वैसे भी इधर भी करना है उधर भी करना है, तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। log 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यू देखोगे तो आएगा 4771, और 74 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे तो 8692, ये हो गया आपका। और इधर आपको जो वैल्यू दे रखी है के की, वो एज इट इज लिख लो। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, इसीलिए वो नहीं किया था इतना कष्ट। तो इसमें से इसको माइनस किया 1 पॉइंट इससे, तो माइनस 0.3921, और इधर है माइनस 0.0629 टी। माइनस माइनस कैंसल, तो टी आ जाएगा 0.3921 अपॉन 0.0629, तो टी विल बी इक्वल टू 6.2, अराउंड 6.2 मिनट्स। ये है आपका फाइनल आंसर। वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है क्योंकि मुझे प्रॉपर समझाना अच्छा लगता है कि कैसे आया। हालांकि आपको वैल्यूज में भी दे दें वो, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8.6 कंप्लीट कर देंगे, इसके बाकी के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।